एक लंबा समय अंतराल हो गया वीडियो पढ़ने में। कारण ये हुआ कि ये समय ही कोरोना का चल रहा है और हमारी भी जो मकान थी इसमें कोरोना के पेशेंट मिल गए जहां ये वीडियो बन रहा है और पूरा परिवार ही, इसलिए थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हुई और वीडियो बनने में प्रॉब्लम्स आई। हम माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो पड़ती रहेगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। सारी समस्याएं टल गई और संयोग से हम भी आप लोगों के स्नेह की वजह से हम भी बचे रहे, ऊपर वाले की कृपा है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस को देखते हैं। यहाँ देखिए ये सारे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और ये मैंने कुछ विशेष अक्षांशों के नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको बनाए हैं। ये विषुवत रेखा से संबंधित यहाँ तक क्वेश्चन बनाया गया है, फिर कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन, फिर मकर रेखा से संबंधित, फिर मौसम को रिलेट करके, तापमान को रिलेट करके, ऐसे करके क्वेश्चन को कई डायग्राम में हम सेट करके इसको देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बृहद वृत्त है। तो हमने आपको जब अक्षांश पढ़ाया था पहले वीडियो में, उसी में मैंने बताया था कि ये विषुवत रेखा जो है इसको बृहद वृत्त भी कहा जाता है। अब जैसे देखिए, यदि इसी के पैरेलल और भी रेखाएं खींची जाएं तो सबसे बड़ा बनने वाला वृत्त भी क्या होगा, ये भूमध्य रेखा ही होता है। तो भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा, इक्वेटर या बृहद वृत्त कहते हैं। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा भूमध्य रेखा, जिसको हम बृहद वृत्त के नाम से भी संबोधित करते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको देशांतर नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये सारी बातें, देशांतर में जितने भी वृत्त हैं, जितने भी देशांतर वृत्त हैं, वो सभी बृहद वृत्त कहलाते हैं और अक्षांशों में केवल और केवल भूमध्य रेखा बृहद वृत्त कहलाता है। तो इसमें आंसर ये होगा। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक स्थान जो सही अक्षांशी स्थिति हो सकती है वह है। तो सही अक्षांशीय स्थिति, तो अक्षांश को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसके ऊपर जितना भी था उतना डिग्री नॉर्थ या उतना डिग्री साउथ लिखा होता था। तो इसका मतलब अक्षांश वही होगा जिस पर डिग्री के साथ या तो नॉर्थ लिखा हो या तो साउथ लिखा हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि नॉर्थ यहाँ भी लिखा हुआ है और नॉर्थ सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है और साउथ यहाँ भी लिखा हुआ है। तो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, यानी ये दो ही आंसर हो सकते हैं, ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। अब देखिए इसमें हमने ये 0 डिग्री बताया था और लास्ट वाले को मैंने कहा 90 डिग्री। अब सोचिए क्या 90 के बाद 91 कोई अक्षांश था क्या, तो 91 तो नंबर ही नहीं होता, 91 अक्षांश में नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर आपका होगा 45 डिग्री साउथ। तो एक अक्षांशीय स्थिति हो सकता है 45 डिग्री साउथ। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। यहाँ पर प्रश्न था कौन बृहद वृत्त है। ये उत्तराखंड में UDLDA में क्वेश्चन 2003 में आया था। इसको देखिए कैसे इससे हमको रिलेट करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये विषुवत रेखा थी, तो बृहद वृत्त है, तो यह भी आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पूछा है कौन एक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए देशांतर में मैंने कहा सभी देशांतर बृहद वृत्त है, तो इसका मतलब 60 डिग्री पूर्व देशांतर भी बृहद वृत्त है और 60 डिग्री और मुख्य देशांतर का मतलब 0 डिग्री देशांतर, यह भी बृहद वृत्त है। और अक्षांश ये दो है जिसमें विषुवत रेखा और 60 डिग्री उत्तरी लिखा हुआ है, तो ये बृहद वृत्त है परंतु ये बृहद वृत्त नहीं है। तो इसमें ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये आंसर होगा, ना ही ये आंसर होगा। आंसर होगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन एक बृहद वृत्त नहीं है। तो बृहद वृत्त नहीं है तो अक्षांश में 0 डिग्री को छोड़कर बाकी सब बृहद वृत्त नहीं होते। यहाँ ये यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो उसकी अवस्थिति कहाँ होगी। जैसे हम लोग एक और चीज देखे थे कि हमने कहा था यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो तो ध्रुव तारा उसको कैसे दिखेगा, हमेशा लंबवत दिखाई देगा, हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं दिखाई देगा। यहाँ जाने के बाद सबकी स्थिति एक सिंगल हो जाती है। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह ध्रुव तारे को लंबवत से ऊपर उठता देखेगा। तो इसमें क्या होगा, विषुवत रेखा ये स्थिति बनेगी। हमने उस दिन भी बताया था 0 डिग्री पर ध्रुव तारा ऐसे दिखाई देता है। तो यहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर भी होती है और जो दिन बदलेगा, रात बदलेगी, तो तारा लंबवत क्षैतिज से लंबवत उठते हुए उनको नजर आएगा। तो ये स्थिति है, इसका आंसर विषुवत रेखा हो गया। यहाँ ये सारे विषुवत रेखा से अब क्वेश्चन है। फिर हमको देखना है कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर मौसम, फिर तापमान को लेकर के। तो यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई क्या है। इसको मैंने आपको तीसरे वीडियो में बताया था कि पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है उसका मान है 40,008 किलोमीटर और इस विषुवतीय परिधि, पूरी विषुवतीय परिधि की लंबाई हमने बताया था 40,076 किलोमीटर।
तो विषुवत रेखा की कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर है। तो इसके नियरेस्ट आंसर ये है, तो यही उत्तर होगा। अब देखिए अन्य कैसे दिया है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है, इस सेंटर से ये दूरी, जब आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो सेंटर से जो दूरी है ये तो परिधि है, सेंटर से जो दूरी है 6,371 किलोमीटर है। तो उसके लमसम ये दिया हुआ है। व्यास को देखा जाए तो इसके लमसम व्यास पड़ता है और ये ऐसे ही दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऑप्शन आता है तो सभी ऑप्शन को ध्यान में रखिए जब डिजिट में रहता है, क्योंकि वो अगली बार कोई ना कोई प्रश्न बनकर आ सकता है। यहाँ पर देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए आपको देश दिया हुआ है, केन्या है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, और कह रहा है किस देश से नहीं गुजरती है। ऐसे प्रश्नों को मानचित्र के द्वारा ही हम अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, केन्या है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है। तो हम लोग देखे थे दक्षिण अमेरिका में बड़ा देश है ब्राजील, तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील से गुजरती भी है। ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, इक्वाडोर से होकर जाती है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा हम लोग देखे थे वहां गुजरती है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में है, और चूंकि दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा गुजरती है, उत्तर अमेरिका से नहीं गुजरती है, और ये उत्तर अमेरिका का देश है, तो ऐसे भी देखा जाए तो यही है, मैक्सिको इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब उसके आंसर नहीं होंगे। कुछ और भी चीजें हैं जिसके द्वारा अभी हम लोग ये प्रश्न को देख रहे हैं, इसके हिसाब से हम लोग और नजदीक जाकर के देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश में भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पूछ रहा है किससे गुजरती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिको से नहीं गुजरती है, ये देश तो हैं जिससे गुजरती है। अब इसमें उसी तरह का कुछ ऑप्शन लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ ब्राजील दे रहा है, ब्राजील से गुजरती है। जाम्बिया, ध्यान दीजिएगा, जब हम अफ्रीका पढ़ा रहे थे थोड़ा सा हम कुछ चीजों को एडजस्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं। फिगर के साथ कैसे बताते हैं, हम लोग फिगर पहले बना लें, इसमें देखते हैं हम क्या है। जैसे हम लोग अफ्रीका को देखे थे कि अफ्रीका लगभग यहाँ पर कुछ ऐसे है, ये यहाँ पर ये इसका लाल सागर है, और हमने आपको पढ़ाया था थर्ड वीडियो में ही कि यहाँ एक नदी है कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो देश में प्रवाहित होती है। अब यहाँ सोचिए, इस कांगो के नीचे यहाँ जाम्बिया है और यहाँ जिम्बाब्वे है, तो श्योर है कि जाम्बिया से नहीं जाएगी, जाम्बिया से रेखा नहीं गुजरेगी। इसके ऊपर यहाँ पर लेकर यहाँ तक ये सूडान है, यहाँ मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, उसके बाद सूडान है। तो सूडान भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एक सूडान है और एक दक्षिण सूडान है, साउथ सूडान है। तो सूडान से भी नहीं गुजरेगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक इस कांगो को ध्यान में रखने से क्या क्या समझ में आ रहा है कि सूडान से नहीं गुजरेगी, सूडान से रेखा नहीं गुजरेगी, जाम्बिया से भी नहीं गुजरेगी। जब हम भारत के आगे बनाते हैं तो हमने देखा था आपको, भारत के आगे मलेशिया, मलेशिया के बाद जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया से गुजरती है। तो इंडोनेशिया से गुजरती है तो सिंगापुर, और सिंगापुर के ऊपर मलेशिया पड़ता है, तो वहां से भी नहीं गुजरेगी। तो ये मलेशिया भी नहीं। यहाँ पर केवल अफ्रीका को लेने से 2 आंसर हो गया कि इससे नहीं निकलती है। यहाँ देखिए, वेनेजुएला है। जब दक्षिण अमेरिका हम लोग देखेंगे, और दक्षिण अमेरिका के मानचित्र को हम लोग थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, दक्षिण अमेरिका को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कोलंबिया पड़ता है और ये वेनेजुएला पड़ता है। तो वेनेजुएला से भी नहीं गुजरेगी, वेनेजुएला से भी नहीं गुजरेगी। तो इसका मतलब वेनेजुएला से भी नहीं गुजरेगी, तो इसमें आंसर ये बचता है बी, यानी कोलंबिया, केन्या और इथोपिया। कोलंबिया, केन्या और इथोपिया, इससे ये रेखा गुजरेगी। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, आंसर बी। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोलंबो दिया है श्रीलंका की राजधानी, मनीला दिया हुआ है फिलीपींस, जकार्ता दिया हुआ है, सिंगापुर दिया हुआ है। अब इसी चीज को हम फिर से देखते हैं इसमें आगे। अब यहां देखिए, ये अफ्रीका है, ये भारत है, ये मलेशिया है, इसके आगे सिंगापुर है, यहाँ पर इसका सुमात्रा है, और यहीं पर इसका जावा है, और जावा पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है।
यहाँ श्रीलंका है जिसकी राजधानी कोलंबो, यहाँ पर अब तो बंदरगाह नगर हो गया है, वहीं श्री जयवर्धनी पूरा श्रीलंका की राजधानी हो गई है। तो इसमें ये, और इसके आगे यहाँ पर फिलीपींस है जिसकी राजधानी मनीला यहाँ पर है, तो वो भी विषुवत रेखा से दूर है मनीला। सिंगापुर जस्ट मलेशिया का ये लास्ट बिंदु है। तो इसमें जो आंसर होगा वह होगा जकार्ता, यानी इसमें से आंसर हो जाएगा जकार्ता। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम अच्छे से दृष्टिपात करें तो आसानी से इन सब क्वेश्चनों का आंसर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, विषुवत रेखा के नजदीक वाले देश भी क्लियर होंगे और उसके साथ साथ कर्क रेखा के भी देश क्लियर होंगे और कुछ उसकी राजधानियां भी क्लियर होगी, जो आगे चलकर जब हम जलवायु इत्यादि चैप्टर पर डिस्कस करेंगे तो वह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से, कुछ देश भी याद होते रहेंगे। अभी हम देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए, ये विषुवत रेखा तो गुजर ही रही है, यहाँ मेडागास्कर के पास से यहाँ होकर ऐसे मकर रेखा भी गुजरती है और ऊपर ऐसे मिस्र होते हुए यहाँ से भी गुजरती है। तो अफ्रीका है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा गुजरती है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग केन्या बार बार दे रहे हैं, यानी केन्या पर बार बार क्वेश्चन बन रहा है, इसमें हो जाएगा आंसर केन्या। यहाँ कथन कारण को लेकर के एक क्वेश्चन है, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले कैसे सॉल्व होता है। ध्यान रखिएगा, कथन में जब भी कथन पढ़िए तो कारण को जानने के लिए क्योंकि आंसर लगाकर कारण को पढ़ दीजिए। यदि कारण को पढ़ते हैं पहले तो इसलिए लगा करके कथन को पढ़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। जैसे कह रहा है, पहले तो दोनों को देखना है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं। भूमध्य रेखी क्षेत्र में वर्षा वर्ष भर होती है। पहली वीडियो जब हम बनाए थे हमने बताया विषुवत रेखी क्षेत्र में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। जब उच्च तापमान रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वाष्प ज्यादा बनेगा तो बादल ज्यादा बनेंगे, वर्षा भी वहां पे क्या होगी, ज्यादा बनेगी। तो ये सही है कि भूमध्य रेखी क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, वहां पर कभी अन्य मौसम नहीं आता, सालों भर वर्षा होती है। अब कारण कह रहा है, भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्नों यानी दोपहर बाद में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। तो दोपहर तक इतना तापमान हो जाता है कि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है, हवा संवहनी प्रक्रिया के द्वारा ऊपर उठती है और फिर वर्षा होती है। वर्षा संवहनी होती है जिसमें वायु अपने आप ऊपर उठकर यदि बारिश करे तो संवहनी वर्षा, कन्वेंशनल रेन के नाम से जाना जाता है। तो विषुवत रेखी क्षेत्र में ये घटनाएं होती हैं, ये बात सही है। अब दोनों को मिला के पढ़ते हैं, यानी कथन ये भी सही है, कथन और आर भी जो है वो भी सही है। अब मिला के पढ़ते हैं, भूमध्य रेखी क्षेत्र में वर्षा वर्ष भर होती है क्योंकि, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि लगाकर इसको पढ़ेंगे। क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांशतः अपराह्नों में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। दूसरा फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, इसलिए लगाकर भूमध्य रेखा के निकट अधिकांशतः अपराह्नों में उच्च तापमान उच्च आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है, इसलिए भूमध्य रेखी क्षेत्र में वर्षा वर्ष भर होती है। यानी कथन और कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है। यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे की पूर्ति कर रही है, क्योंकि लगा के पढ़ने पर और इसलिए लगा के पढ़ने पर, तो इसका मतलब वो व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें आंसर ऐसे रहता है, ए ऑप्शन में रहता है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा आता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा होता है ए सही है आर गलत है। चौथा होता है आर सही है ए गलत है। और इस तरह से देखा जाए तो ये व्याख्या कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। ये यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे देखिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यूपी पीसीएस 2005 का प्रश्न है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र, भारत, ईरान और म्यांमार। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ऐसे प्रश्नों के लिए जिसमें हमको ये जानना है कि हमने लिस्ट तो आपको दे दी थी वीडियो में कि इन देशों से गुजरती है, लेकिन सबसे ज़रूरी हमको जानना कि किससे नहीं गुजरती है, और वो उन देशों को जो उसके आसपास मौजूद हैं और बहुत नियरेस्ट हैं, उन देशों को थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीज़ों का तो ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बहुत जगह बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत नियरेस्ट होते हैं। जैसे एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा मानचित्र बना करके हम लोग इसको समझते हैं। जैसे देखिए, हम यदि ऐसे देखें कि ये आपका अफ्रीका है, ये कुछ ऐसे, और यहाँ से ये आपका
ये भारत की स्थिति है, ये ऐसे। अब इसमें जैसे देखिए कर्क रेखा की हम बात करें तो कर्क रेखा का जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया था किन किन देशों से गुजरती है, किन किन महाद्वीपों से गुजर रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हम उतना याद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे ऐसे प्रश्नों को हम विशेष कर ध्यान रखें कि इस महाद्वीप में किन देशों के पास से नहीं गुजरती, वे देश जो कर्क रेखा के बहुत नज़दीक है लेकिन कर्क रेखा उनको स्पर्श नहीं करती है। तो ऐसे प्रश्नों को यदि हम याद कर लेंगे तो किन किन देशों से गुजरती है वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये अरब प्रायद्वीप है और ये भारत है। अब यहाँ पर अरब प्रायद्वीप की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे, यहाँ से ये अरब प्रायद्वीप है जिसमें ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाल सागर है, ये भारत से होते हुए ये ऐसे गुजरती है। तो यहाँ पर सोचिए यदि ये अरब प्रायद्वीप है, अरब, और अरब के ऊपर फारस है, फारस के ऊपर यहाँ ईरान है जिसका नाम था फारस, पहले इसी को फारस कहते थे। तो इसमें देख रहे हैं सीधे सीधे ईरान आपको ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि अरब प्रायद्वीप के ऊपर फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के ऊपर ईरान है, तो इसका मतलब ये ईरान से नहीं गुजरती। आगे भी अभी और प्रश्न आएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें अफ्रीका में, आप मानचित्र के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा मिस्र, इजिप्ट। तो इजिप्ट के इस निचले भाग से जाती है, इसकी राजधानी यहाँ काहिरा है। क्वेश्चन भी बनाया है कई ऑप्शन देकर कि इन राजधानियों में कौन कर्क रेखा के नज़दीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे आपको मिलेगा सूडान, जो कि आगे प्रश्न आएगा, आपको आगे अभी प्रश्न आ रहा है। तो सूडान, तो देखिए यहाँ पे मिस्र से गुजर रही है और मिस्र से गुजरेगी तो नीचे सूडान है, सूडान से नहीं गुजरेगी। इसी प्रकार यहाँ पे विषुवत रेखा है, यहाँ पर हम लोग बताए थे कि कांगो जायरे नदी है जो 2 बार काटती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कांगो देश आपका यहाँ है जिसमें नदी इसको ऐसे काट रही है। कांगो के ऊपर देखा जाए तो यहाँ मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, और यही सूडान की स्थिति क्या है कि दक्षिण सूडान यहाँ पर एक और देश बन चुका है, तो दक्षिण सूडान से भी नहीं गुजरती है। तो हमको ये यदि देख लें कि किन देशों से नहीं गुजरती है तो ये बहुत से प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे नाइजर है, चाड है, ऊपर अल्जीरिया है, इन तीनों की सीमाएं जा करके स्पर्श करती है, तो उन सब से गुजरती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो गुजरती है, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं किन किन देशों को, उसे याद रखना है, और जो बहुत नज़दीक हो स्पर्श नहीं करते उसे याद रखना है। तो यहाँ ईरान से ये रेखा नहीं गुजरती। अब यहाँ पर आइए देखिए, आगे चलते हैं। कर्क संक्रांति की स्थिति पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य, यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूछ रहा है इसमें से कौन सत्य नहीं है। तो इसके लिए पहले हम लोग ग्लोब को बनाते हैं और ग्लोब की स्थिति को हम लोग देखते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है और इसमें हमको पता है कि ये हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। इसी तरह देखा जाए ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और यहां पर ये देखा जाए आपका मकर रेखा है। तो जैसा कि हम लोग वीडियो में देखे थे कि कर्क संक्रांति का मतलब जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर होती हैं, तो इसे हम कहते हैं कर्क संक्रांति, और ये समय होता है 21 जून। आगे भी इस 21 जून पर कई प्रश्न बने हुए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर है कर्क संक्रांति, जिसको ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और जब सूर्य यहां होगा तो उत्तरी ध्रुव पर विचार करिए, दिन होगा कि रात, तो यहां पर दिन होगा, तो कर्क संक्रांति के समय यहां पर दिन की स्थिति होगी, और इस दक्षिण ध्रुव पर रात की स्थिति, 24 घंटे यहाँ दिन, 24 घंटे यहाँ पर रात। अब यहाँ देखिए, कर्क संक्रांति के समय भारत में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। सही है, जब कर्क रेखा पर सूर्य रहेगा, हमारे यहाँ सूर्य है, तो हमारे यहाँ दिन बड़ा होगा और रात की स्थिति क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस समय जब होता है तो 13.5 घंटे का दिन होता है, 13.5 घंटे का दिन होता है, और 10.5 घंटे की रात होती है। अब विचार करिए, 13.5 घंटे का दिन और 10.5 घंटे की रात। तो यहाँ पर कर्क संक्रांति की बात बता रहा है, तो यानी भारत में सबसे बड़ा दिन होगा। दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में रात सबसे लंबी होती है। अब सोचिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया की स्थिति यहाँ पर है,
तो जब यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी रात होगी, दिन के वजह छोटे, क्योंकि यहाँ गर्मी का मौसम होगा तो यहाँ पर जाड़े का मौसम होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में रात सबसे लंबी होती है, दिन सबसे छोटा होता है। तो यानी ये वाली बात भी सही है। दूसरा कह रहा है उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है। उत्तरी ध्रुव पर 12 घंटे का दिन होता है, और हमने कहा कि जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे का दिन, 6 महीने तक 24 घंटे का दिन होता रहेगा, और यहाँ 24 घंटे क्या होगी, रात, 6 महीने तक रहते। इसी को हम यहाँ पर कहते हैं ग्रीष्म आयनंत, और इसको हम कहते हैं शीत आयनंत। अब इस प्रश्न में आइए देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर 12 घंटे का दिन होता है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये असत्य है। और ये कह रहा है दक्षिण ध्रुव पर शीत आयनंत की स्थिति होती है, तो दक्षिण ध्रुव पर शीत आयनंत की स्थिति हो रही है। और यहाँ पर देखिए, यानी इसमें ये जो तीसरा है ये असत्य है, यानी इसमें हमको आंसर करना होगा कि असत्य छांटिए, तो हम इस पर असत्य ये कहेंगे। अब इसमें ऐसे भी ऑप्शन और हो सकते हैं कि 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 3 2 1 सही है, ऐसे करके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। ये और प्रश्न बड़ा हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय सूर्य का उन्नताश कोण होता है। यानी जब कर्क रेखा पर मकर रेखा पर सूर्य की किरणें होंगी तो कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी यहाँ पर देखिए सूर्य ऐसे है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और पूछ रहा है कि कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री कोण बन रहा है, और सोचिए मकर रेखा 23.5 है और कर्क रेखा भी 23.5 है, और ये 0 है, तो 0 से 23.5 डिग्री ऊपर और 0 से 23.5 डिग्री नीचे, तो कुल मिलाकर 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 47 डिग्री हो गया। तो 47 डिग्री, यानी यहां पर जो डिग्री बन रही है वो 47 डिग्री बन रही है, और तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोणों का। तो इसका मतलब कि 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा दें तो आंसर आ जाएगा। तो 180 में से यदि हम 90 को घटा देंगे तो आंसर 90 आ जाएगा, और इस 90 में से हम इसको घटा दें तो 43 आ जाएगा। तो यानी जिस समय मकर संक्रांति का समय होता है उस समय कर्क रेखा पर 43 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपका आंसर सही होगा। अब इसी पर देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा 21 जून, ठीक है, यहाँ पर 22 से 23 दिसंबर को सूर्य यहाँ होता है, और यहाँ 21 मार्च को सूर्य यहाँ होता है, और 22 से 23 सितंबर को सूर्य होता है। इन सब स्थितियों को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है, जिसको हम लोग आगे देखते हैं कि उन क्वेश्चनों का क्या आंसर होगा। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए, निम्न में से किस एक प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, किस एक प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत में के राज्य लिखे हुए हैं, तो हम देखते हैं गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, त्रिपुरा, मिजोरम हुआ, इससे ये रेखा गुजरती है। तो इसमें मिजोरम से ये रेखा गुजरेगी, इन राज्यों से रेखा गुजरेगी नहीं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। पूछ रहा है कब, कहां पर, सूर्य कहां हो, तो कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात भी होगी, तो दिन रात की अवधि बराबर कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। तो किसी भी समय विषुवत रेखा पर परमानेंट सालों भर सूर्य सीधा चमकता है, और दिन रात की अवधि लगभग बराबर होती है। तो विषुवत रेखा पर ये स्थिति होगी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट टाइम लोकेशन लिया जाता है, तो उसमें 21 मार्च और 22 से 23 सितंबर एग्जैक्ट डेट है। लेकिन अब इसमें देखिए, यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर नहीं होगी कर्क संक्रांति में, यहाँ भी बराबर नहीं होगी, यहाँ भी बराबर नहीं होगी, यहाँ पर स्थिति होगी जहाँ दिन रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब आइए विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है।
तो ये 21 मार्च और 22 से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर होती हैं। तो यहाँ इसका ये आंसर हो जाएगा कि इस समय दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पर देखिए किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, एमपीसीएस में पूछा हुआ है। तो सेम यही है, इक्विनाक्स के समय दिन और रात की अवधि बराबर होती हैं। तो इसमें अब जो हम लेंगे 21 मार्च या 22 से 23 सितंबर का है, तो 22 से 23 सितंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो 22 से 23 सितंबर की स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष सबसे छोटा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि सूर्य होगा तो वर्ष का बड़ा दिन होगा, यानी दक्षिण गोलार्ध में सूर्य हो तब उत्तर गोलार्ध में दिन रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। तो रात बड़ी पूछा है, सबसे छोटा दिन यानी रात बड़ी हो दिन छोटा हो, तो सूर्य मकर रेखा के आसपास होगा, और मकर रेखा पर के आसपास होगा तो 22 से 23 दिसंबर को। तो इसमें आंसर हम कर लेंगे 23 दिसंबर को, जब सूर्य मकर रेखा पर होगा। उस समय भारत में या उत्तरी गोलार्ध में रात क्या होगी, लंबी होगी, और दिन क्या होगा, छोटा होगा। सेम यही चीज किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, किस तारीख को। अब यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, अफ्रीका में होगा, भारत, लेकिन चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध के हैं, भारत की बात हो रही है, भारत में प्रश्न बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बन रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसमें 21 जून है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। अब दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तब होगा जब सूर्य दक्षिण में होगा, और दक्षिण में 22 से 23 दिसंबर को होता है। तो इसमें देखिए 22 दिसंबर को ये आंसर हो जाएगा, 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होगा। यहाँ देखिए ग्रीष्म आयनंत प्रतिवर्ष होता है, तो ग्रीष्म आयनंत जब कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें होती हैं, उस समय उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है, जिसे ग्रीष्म आयनंत कहते हैं। तो यानी 21 जून को, तो इसमें हम देखेंगे 21 जून ये होगा आंसर। कारण निम्नलिखित में से किस तिथि को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, भारत में है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होंगी तो सूर्य एकदम हमारे सिर के ऊपर से जाएगा, नहीं तो हमको अन्य समय में ऐसे तिरछा जाता हुआ नजर आता है। तो एकदम जब सर के ऊपर से जाएगा तब हमारी छाया एकदम पैर के पास बनेगी। तो 21 जून की स्थिति होगी जिसमें सूर्य की सीधी किरण यहाँ पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। बोला है ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए कूट से उत्तर का चयन करिए। ये IAS 1994 का प्रश्न है। तो ग्रीष्म संक्रांति की बात कर रहा है, तो ग्रीष्म संक्रांति की यदि बात होती है तो इसका मतलब कि ग्रीष्म संक्रांति तब होगी जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी होगी। ग्रीष्म संक्रांति जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरण सीधी होगी, 21 जून की बात कर रहा है। अभी समय क्या क्या स्थिति हो सकती है उसको देखा जाए। सूर्य कर्क रेखा पर है, सही है। सूर्य मकर रेखा पर है, यानी ये गलत है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। अब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दिन की स्थिति बड़ी होगी, 13.5 घंटे का दिन होगा, रात 10.5 घंटे की होती है। भारत में सबसे लंबा दिन होगा, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिन होगा। कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ये भी गलत है। यानी कूट में क्या होगा, 1 और 3 सही होगा, या हम कह सकते हैं 2 और 4 जहाँ जहाँ हो काट दीजिए शेष सही होगा। तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी 2 है नहीं होगा, इसमें भी 2 है नहीं होगा, यानी आंसर ये हो जाएगा C। यानी इसमें कूट की सहायता से आंसर आएगा C 1 और 3, यानी कर्क रेखा पर सूर्य होगा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इसके पहले जो 24 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर 22 नंबर ये जो क्वेश्चन देखा गया उस सब को मिला करके देखिए, 3-4 अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न मिल करके एक प्रश्न के रूप में IAS 1994 में आया हुआ प्रश्न है। तो कई छोटे छोटे प्रश्नों को एक लाइन में भी समराइज किया जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन बड़े बन जाते हैं। अब यहाँ ये मकर रेखा नहीं गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती है अर्जेंटीना से, चिली से, ब्राजील से, बोलीविया से। अब इसमें देखिए दक्षिण अमेरिका के सभी देश हैं। दक्षिण अमेरिका नीचे पतला सा फैला हुआ है, जिसमें अर्जेंटीना पूरब में और पश्चिम में चिली है। तो श्योर है चिली और अर्जेंटीना दोनों से गुजरेगा। अब यहाँ ब्राजील और बोलीविया में है, तो ब्राजील नीचे तक लटका हुआ है और बोलीविया जस्ट उसके थोड़ा ऊपर है चिली के, तो बोलीविया से नहीं गुजरेगी। तो इसमें आंसर बोलीविया हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें जिसे आप याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर निम्नतम होता है, तापांतर को ध्यान रखिए, तापांतर किसे कहेंगे,
उच्चतम और न्यूनतम तापमान का अंतर तापांतर कहलाता है। जैसे दिन का तापमान एवरेज, रात का तापमान एवरेज, दोनों के बीच का जो अंतर होगा, तो तापांतर कब कम होगा, तापांतर कब अधिक होगा? तो तापांतर की स्थिति कह रहा है कि तापांतर निम्नतम हो, यानी दिन और रात के तापमान में अंतर नहीं है, या वर्ष भर के तापमान में अंतर नहीं है। वार्षिक तापमान यानी वर्ष में एक बार जाड़े का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, तो ना जाड़ा आए ना गर्मी आए, हमेशा सालों भर एक ही मौसम बना रहे, तो वहाँ तापांतर बिल्कुल कम होगा, ताप में बहुत ज़्यादा कम अंतर नहीं होगा। सालों भर एक ही तरह का मौसम है, तो हम लोग देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा है, यहाँ कहा गया वर्ष भर सूर्य की किरण लंबी पड़ती है, सीधी रहती है, लंबवत रहती है, तो यानी यहाँ पर ना तो जाड़े का मौसम आएगा ही नहीं, हमेशा एक ही तरह का जून जैसे माहौल बना रहेगा। कर्क रेखा पर देखिए, हम लोग कर्क रेखा पे हैं, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, एक बार जाड़े का मौसम है, तापमान खूब कम हो जाता है, एक बार ज़्यादा हो जाता है। जब मकर रेखा पर होता है तो यहाँ पर भी जो मकर रेखा जहाँ जहाँ से गुजरती है, एक बार जाड़ा आएगा, एक बार गर्मी आएगा। उत्तरी ध्रुव की वृत्त की स्थिति है, 24 घंटे का दिन होगा, 24 घंटे की रात होगी, तो सोचिए यहाँ पर मौसम में परिवर्तन तो होगा ही, तापमान में भी परिवर्तन आएगा। ये भूमध्य रेखा है जिस पर तापांतर क्या होगा, निम्नतम रहेगा। तो यहाँ पर तापांतर निम्नतम होगा और तापांतर अधिकतम इस ध्रुवों की तरफ होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। तापांतर निम्नतम और यहाँ पर होगा तापांतर उच्चतम। अब यहाँ एक और देखिए, सभी देशांतर वृत्त बृहद वृत्त होते हैं, कथन है और कारण कह रहा है एक बृहद वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे सोचिए, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी विषुवत रेखीय क्षेत्र में ऐसे बाहर की ओर उभरी हुई है, बाहर की ओर पृथ्वी विषुवत रेखीय क्षेत्र में उभरी हुई है इस तरह से। तो जो एकदम बाहरी बिंदु को छू कर जाएगा, वहीं से पृथ्वी 2 बराबर भागों में बटेगी। तो इसका मतलब कि ये रेखा 2 बराबर, और देशांतर भी ऐसे ही है, देशांतर भी इसी तरह से है। तो 2 देशांतर वृत्तों को जैसे हम लोग देख सकते हैं इस ग्लोब पर, आप इसमें देखिए, जो देशांतर वृत्त होते हैं वो ऐसे होता है और ठीक ऐसे जाता है। तो 2 देशांतर मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो कहीं से भी यदि 2 देशांतरों को ले लिया जाए और काटा जाए तो पृथ्वी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो कोई भी देशांतर है, 2 देशांतर मिलकर के पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है सभी देशांतर बृहद वृत्त होते हैं, तो कह रहा है कि एक बृहद वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। हम लोग पहले देख चुके हैं कि सभी देशांतरों को बृहद वृत्त कहा जाता है। इसका मतलब देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, और अक्षांश में केवल विषुवत रेखा बृहद वृत्त होती है, तो यानी विषुवत रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो पहले भी देख चुके हैं, यहीं से उत्तरी गोलार्ध और यहीं से दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो इसमें आंसर ये होगा कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अब यहाँ ये दिन रात के कारण होते हैं। सोचिए, दिन और रात का कारण है। जैसे देखिए, ये है, मान लीजिए यदि हम सूर्य का प्रकाश से देखते हैं कि इधर से प्रकाश आ रहा है, तो इधर उजाला होगा, इधर अंधेरा होगा। अब ये घूमेगी, घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन गति करेगी तो दिन और रात होगा। लेकिन यही सूर्य की परिक्रमा करेगी तो इस पर ऋतुओं का निर्माण होगा। यहाँ कह रहा है दिन और रात जिसका कारण है। तो परिभ्रमण का मतलब घूर्णन होता है, परिक्रमण का मतलब चारों ओर परिक्रमा करना होता है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव चंद्रमा का, तो इसमें दिन रात का कारण पृथ्वी का परिभ्रमण है, घूर्णन, रोटेशन है। जबकि रिवोल्यूशन से ऋतुओं का निर्माण होता है, क्योंकि जब यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य की सीधी किरणें एक बार कर्क रेखा, एक बार मकर रेखा शिफ्ट होती हैं, तापमान में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसके कारण भी मौसम में परिवर्तन होता है। दोनों कारण है। तो मौसम में परिवर्तन जब पूछे तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ऋतु परिवर्तन का कारण। लेकिन दिन रात के परिवर्तन का कारण सिंगल और एक आंसर कि पृथ्वी घूर्णनगत करे, घूर्णनगत नहीं करती, दिन रात नहीं होता। यहाँ ये देखते हैं कौन सी अक्षांशी पेटी को शांत अक्षांश कहते हैं। डोल्ड्रम शांत अक्षांश या डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पृथ्वी पर ये बीच में, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ 5 डिग्री है नॉर्थ, और यहाँ 5 डिग्री है साउथ। ये अत्यंत निम्न वायु दाब की लो प्रेशर की पेटी है। यहाँ पर वायु गर्म होकर अपने आप ऊपर उठती है। ध्यान रखिएगा, वायु हम क्षैतिज फ्लो करते हुए समझ सकते हैं। यदि वायु क्षैतिज बह रही है हम उसे महसूस करेंगे, लेकिन वायु लंबवत जा रही है या लंबवत बैठ रही है तो उसे हम महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर माहौल शांत होता है, वायु पता नहीं चलती है, इसलिए इसको शांत अक्षांश कहा गया।
शांत पेटी। तो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को शांत पेटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से 5 डिग्री, यानी 0 से 5 डिग्री नॉर्थ में और 0 से 5 डिग्री साउथ में, यानी यहाँ बात इसी पेटी की कर रहा है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। इसको शांत अक्षांश या इसी को कहा जाता है डोल्ड्रम, डोल्ड्रम पेटी कहते हैं इस 0 से 5 डिग्री अक्षांश की पेटी को। अब यहाँ प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पहली बात, मरुभूमि यानी भूमि का काम है उत्पादन करना, जहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है, मरा हुआ है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जमीन में उत्पादन शक्ति नहीं, वो मरुभूमि है। तो मरुभूमि संभावना कैसे होगी? इसकी परिभाषा है कि जहाँ 25 डिग्री से कम वर्षा हो। तो 25 डिग्री से वर्षा कम होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं ये अफ्रीका का नक्शा ऐसे मैंने बना दिया, ये है, और इधर मान लीजिए सागर है। तो इधर से यदि कोई हवा चल रही है आएगी तो इधर के एरिया में बारिश करेगी, लेकिन ये बारिश करते हुए यदि इधर पहुंचेगी तो इसके पास वर्षा करते करते आर्द्रता खत्म हो जाएगी, तो इधर आके वर्षा नहीं कर पाएगी। तो एक तो पहला कारण है कि पौने वहाँ पहुँचते पहुँचते आर्द्रता के अभाव में वर्षा नहीं करती। दूसरा देखा जाए तो हर महाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र में ठंडी जलधारा बहती है। ठंडी जलधारा होने का मतलब वहाँ एटमॉस्फेयर क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होगा तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। तो परिभाषा तो है कि वर्षा की मात्रा का कम होना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 डिग्री की पेटी सूर्य के उत्तरायण के कारण 10 डिग्री तक पहुँचती है, जिससे 10 डिग्री तक विषुवत रेखी क्षेत्र होता है, और इसके ऊपर 20 डिग्री तक का देखा जाए तो सवाना घास का मैदान होता है। यहाँ से उठ करके हवा जो उठती है वो जाकर 30 से 35 पर फिर से बैठती है, और ये 30 से 35 की पेटी भी खिसक कर 25 तक आती है, और ऊपर 35 से खिसक कर 45 तक जाती है। तो यानी इस 25 को छोड़ दिया जाए और यानी यहाँ 20 तक ये ले लिया जाए, तो 25 और 20 के बीच में ही कहीं इस तरह का बेल्ट मिलेगा जहाँ मरुस्थल की संभावना अधिक होगी, क्योंकि यहाँ 20 तक घास के मैदान मिलेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, इस ऑप्शन में, इसमें ये 23 डिग्री का अक्षांश दिखा रहा है, इसके आसपास क्या होगा? मरुभूमि की संभावना अधिक होगी। हर पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ये है 23 डिग्री अक्षांश की पेटी है, या 23 डिग्री अक्षांश के आसपास के एरिया में मरुभूमि की संभावना अधिक रहेगी। हम कह सकते हैं 20 से लेकर के 25 या 30 के बीच में इधर लेकर के मरुभूमि होती है हर महाद्वीप के पश्चिम की ओर। यहाँ देखिए, सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती हैं। यहाँ पे फिर से ध्यान रखिए, यहाँ लिख रहा है मध्य अक्षांश, निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश। तो पहले निम्न, मध्य और उच्च को देख लिया जाए। तो हम यहाँ पर पृथ्वी पर देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो बेटर है इसको 3 भाग में बांट दें। एक यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा और एक यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। तो इधर वाला एरिया ये निम्न अक्षांश हो जाएगा, ये मध्य अक्षांश और ये उच्च अक्षांश। अब इस प्रश्न को देखिए, ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि उच्च अक्षांश कह रहा है और ध्रुवी कह रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही की बात कर रहा है। तो यदि इसको सही लेंगे तो ये भी सही होना चाहिए। ये दोनों आंसर नहीं होगा। निम्न अक्षांश की स्थिति है कि विषुवत रेखी क्षेत्र के आसपास का एरिया हमेशा हरा भरा रहता है, उसमें मौसम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक सालों भर एक ही मौसम होता है। तो यानी इसमें ये मध्य अक्षांश की पेटी है, मध्य अक्षांश की पेटी, जिसमें मौसम संबंधी परिवर्तन अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेटी भी खिसक के ऊपर जाती है, नीचे आती है, जिससे मौसमी परिवर्तन अधिक होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांश में मौसमी परिवर्तन अधिक होते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है ये लिम्पोपो, और ये कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। भारत में माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, लिम्पोपो नदी है जो दक्षिण अफ्रीका की उच्च भूमि से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटते हुए मोजाम्बिक चैनल में या हिंद महासागर के मोजाम्बिक चैनल में जाके गिर जाती है। यहाँ ये देखते हैं, IAS 2007 का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, सागर के ऊपर 30 से 35 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 डिग्री उत्तर में और दक्षिण में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी विद्यमान 2 कटिबंध है। यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं यही 30 से 35 की, कि यहाँ से हवा उठती है और 30 से 35 पर जाकर के बैठ जाती है, फिर यहाँ से भी उड़ती है और हवा जाकर 30 से 35 पर क्या होती है? बैठ जाती है। तो 30 से 35 पर बैठेगी तो हवा का दबाव अधिक होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर भी हवा का दबाव होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। तो ये सही है, 30 सागर के ऊपर 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण पर
दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है, दोनों गोलार्धों में कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है हार्श अक्षांश निम्न वायुदाब कटिबंध है। अब जब वायु बैठ रही है तो दबाव ज्यादा होगा, जबकि वायु ऊपर उठती तो दबाव कम होता। तो वायु यहाँ बैठ रही है, इसलिए लो प्रेशर नहीं होगा, निम्न दाब नहीं होगा, उच्च दाब होगा। तो यानी ये गलत है और ये सही है, इसमें से केवल आंसर हो जाएगा एक। ये हमने एक प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन दिया जिसमें ये बताया गया कि इन इन प्रश्नों से ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। प्रश्नों पर भी प्रैक्टिस करिए। पीछे का जो हमने 3 वीडियो दिया है अक्षांश पर, उस वीडियो को बार बार देखिए। जैसे मान लीजिए 49 डिग्री के अक्षांश यूएसए और कनाडा सीमा का विभाजन करती है, ठीक है, ऐसे करके। और इन सब क्वेश्चंस को मैंने बनाया नहीं है, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमने आपको दे दिया था, ठीक है। 8 डिग्री की अक्षांश रेखा आपको मालदीव को और लक्षद्वीप को अलग करती है। 10 डिग्री के उत्तरी अंडमान या अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करी है। 17 डिग्री वियतनाम को अलग करती है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री अलग करती है। ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और बाकी इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन इसी के आसपास आपको मिलेंगे। और जैसे मैंने कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, जहाँ भी गुजरी वहाँ एक दो देशों जो नज़दीक है सिर्फ उसको याद रखिए कि यहाँ से नहीं गुजरती है। ये भी आपको याद रखना, हमने गुजरती हुई तो बता दिया है, लेकिन गुजर रही है जो बगल का देश है, जो नहीं है, बहुत नज़दीक है, उसको क्वेश्चन बनाकर कभी भी आ सकता है। आप लोगों को मालूम था कि थोड़ा कोरोना की इस स्थिति में यहाँ क्लासेस आपकी मिस हुई, ठीक है। अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी, हमेशा रहेंगी और एक दिन के अंतराल पर, या हो सकता है लगातार वीडियो अब आपको मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई। अब काफ़ी समय गुजर गया, 14-15 दिन इस क्वारंटाइन की स्थिति में गुजर गया। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका देशांतर होगा। देशांतर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।